हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव और आकाश का रंग नीला क्यों होता है ये समझा था। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि सूर्य का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों होता है। आइए इस चीज़ को एक बार फिर से, इस परिघटना को एक बार फिर से समझ लेते हैं और इस पर आधारित क्रियाकलाप का एक बार फिर से विवेचन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जब सूर्य जो है सूर्योदय के समय क्षितिज के जस्ट पास में होता है, तब सूर्य से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें सामने की ओर से हमारी ओर आ रही होती है, यानी कि उससे आने वाली प्रकाश किरणें क्षैतिज रूप में तल के समांतर रूप में हमारे ओर आती है। जब वह प्रकाश किरणें इस प्रकार आती है तो वह एक लंबी दूरी को तय करती है। आप देख पा रहे हैं ये दूरी काफ़ी लंबी है। किसके मुकाबले? कि जब सूर्य दोपहर के वक्त सर के जस्ट ऊपर होता है, प्रेक्षक के सिर के जस्ट ऊपर होता है, तो उस दूरी के मुकाबले ये दूरी अधिक होती है। चूंकि यह दूरी अधिक होती है इसलिए अधिक घनत्व के वायु के कणों को इन प्रकाश किरणों को पार करना होता है। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि यह दूरी अधिक है, इसलिए अधिक है क्योंकि सूर्य हमारे सामने है, क्षितिज के जस्ट ऊपर है और हमसे क्षैतिज स्थिति में। ऐसी अवस्था में सूर्य के द्वारा आने वाली प्रकाश किरणें अधिक दूरी तय करती हैं। अधिक दूरी यदि वे तय करेंगी तो वे वायुमंडल की अधिक घनी परतों से होकर के गुजरेगी। इस समय वायुमंडल की परतें अधिक घनी होती है इस स्थिति में, जबकि इस स्थिति में वो ऊर्ध्वाधर सीधे प्रकाश किरणें आती है तो उन्हें कम दूरी तय करना पड़ती है और कम परतों को पार करना होता है। यहाँ अधिक घनी परतों को उन्हें पार करना होता है। जब ऐसी स्थिति में प्रकाश किरणें प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचती है तो हमने ये देखा था कि अधिकतर जो प्रकाश होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है और वायु के कणों के द्वारा चूंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इसलिए अधिकतर नीला रंग जो होता है वो प्रकीर्णित होकर के वायुमंडल में फैल जाता है, जिस कारण से जो प्रेक्षक के नेत्रों तक आने वाला सूर्य की प्रकाश किरणें होती है उसमें जो रंग बचता है, जो प्रेक्षक के नेत्रों तक आ रहा है, वो रंग बचता है सिर्फ कौन सा रंग? लाल रंग। मैं आपको फिर से एक बात को स्पष्ट करता हूं, इसको मैं मेरी तरफ से बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लेते हैं कि सूर्य इस तरफ है, सामने की ओर है, यहां से प्रकाश किरणें प्रेक्षक यानी कि मेरे नेत्रों तक आ रही है। इस बीच जितने भी वायुमंडल के कण होंगे उनके द्वारा प्रकाश किरणों को फैला दिया जाएगा, यानी कि जब प्रकाश किरणें प्रकीर्णित हो जाएंगी, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, तो जो नीला रंग है वो आकाश में फैल जाएगा या चारों ओर फैल जाएगा। तो उस कारण से आकाश का रंग तो फिर भी नीला हो जाएगा, किंतु अब प्रेक्षक के नेत्रों तक आने वाले प्रकाश की जो किरण है उसमें सिर्फ कौन सा रंग बचा? उसमें सिर्फ लाल रंग बचा, क्योंकि नीला रंग तो प्रकीर्णित होकर के वायुमंडल में फैल चुका है। तो सिर्फ प्रेक्षक की नेत्रों तक आने वाली प्रकाश किरणों में सिर्फ लाल रंग बचता है, इसलिए सूर्य का रंग उसे कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए कि मान लेते हैं कि प्रकाश किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन हो रहा है, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होने के परिणाम स्वरूप नीला रंग सभी ओर फैल गया है, और नीला रंग चूंकि फैल गया है तो लाइन ऑफ साइट जिसको हम बोलते हैं, या वह रेखा जिसमें प्रकाश किरणें प्रेक्षक के नेत्रों तक आ रही हैं, उस लाइन ऑफ साइट में सिर्फ कौन सा कलर बचता है? लाल रंग बचता है, लाल कलर बचता है। इसलिए प्रेक्षक को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक यही स्थिति सूर्यास्त के समय भी बनती है, जब सूर्य क्षितिज के नीचे जा ही रहा होता है, सूर्यास्त हो ही रहा होता है, यहाँ भी जो प्रकाश किरणें होती है उन्हें अधिक दूरी तय करना होती है। इस अवस्था में भी अत्यधिक नीला रंग तो जो है प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है सभी ओर, और सिर्फ प्रेक्षक के नेत्रों तक आने वाले प्रकाश किरणों में लाल रंग बचता है। इसलिए प्रेक्षक को सूर्य का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो ये इसका कारण है कि क्यों हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण रंग जो है सूर्य का लाल दिखाई देता है। इसके संबंध में एक क्रियाकलाप हमारे द्वारा किया गया था। इस क्रियाकलाप में हमने एक प्रकाश स्रोत लिया था जो श्वेत प्रकाश का स्रोत था। ये यहाँ से श्वेत प्रकाश निकलता है जैसे कि कोई टॉर्च। तो इस टॉर्च से जब हमने लाइट को यहाँ पर आपतित करवाया था तो सर्वप्रथम हमने एक उत्तल लेंस यहाँ पर लिया था, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यदि इस उत्तल लेंस के फोकस पर इस स्रोत को रखा जाए तो इससे निकल करके आने वाली प्रकाश किरणें समांतरित हो जाएंगी, तो हमें एक समांतरित प्रकाश पुंज प्राप्त होगा। यह प्रकाश पुंज वैसे तो एक सामान्य जल, लगभग 2 लीटर जल से भरे हुए एक कांच के बर्तन में इस प्रकाश पुंज को पार करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह पारदर्शी माध्यम बन रहा है, क्योंकि जो पात्र है वह भी कांच का है और उसके अंदर जो भरा हुआ है वो भी जल है, और जो एक पारदर्शी माध्यम है, तो प्रकाश किरणें सीधे पार हो जाती है, पारगमित हो जाती हैं। दूसरी उत्तल लेंस पर यह प्रकाश किरणें आपतित होती है, चूंकि यह समांतर रूप में आपतित हो रही हैं इसलिए ये इसको फोकस कर देगा। यहाँ पर हम एक पर्दा यानी कि एक सफ़ेद रंग का कोई कागज़ या कोई और पर्दा लगा देते हैं, जिससे हमें यहाँ पर इस बिंदु पर हमें एक पीले रंग का या श्वेत रंग का, पीला रंग तो हम उसको अनुभव करते हैं, श्वेत रंग का एक डॉट हमको यहाँ पर दिखाई देता है, जो निश्चित रूप से इस प्रकाश स्रोत का एक प्रतिबिंब है। तो ये तो एक सामान्य अवस्था हो गई, किंतु अब हम इस कंटेनर के अंदर, इस पात्र के अंदर सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट और
एक ये सोडियम थायोसल्फेट लगभग 200 ग्राम, लगभग 200 ग्राम, 2 लीटर जल में लगभग 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन डाल देते हैं या पाउडर डाल देते हैं। सोडियम थायोसल्फेट तो एक पाउडर है, लेकिन डलने के बाद वो सॉल्यूशन बन जाएगा, एक विलियन बन जाएगा। और इसके अलावा लगभग 1 से 2 बूंदे या 1-2 मिलीलीटर हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की 1 से 2 बूंदे, सल्फ्यूरिक एसिड की 1 से 2 बूंदे या 1-2 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें डाल देते हैं। इस अवस्था में इनका जो सॉल्यूशन बनेगा उससे सल्फर के छोटे छोटे कण इसमें इस पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएंगे। सल्फर के छोटे छोटे कण जब इस पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं, हालांकि सॉल्यूशन को शॉर्ट में हाइपो भी कहा जाता है, आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस सॉल्यूशन को हाइपो नाम से भी याद रखा जा सकता है, यदि आप इन नामों को याद ना भी रख सके तो। जब ये सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है और अब की बार भी प्रकाश यहाँ पर पारगमित किया जा रहा है, तो यहाँ पर सल्फर के छोटे छोटे कण बनने लग जाते हैं। इस अवस्था में इस पात्र के अंदर छोटे छोटे सल्फर के कण बनने लग जाते हैं। ये सल्फर के कण इसके अंदर एक प्रकार से एक विलयन का निर्माण कर देते हैं। जो सल्फर के कण है वो उनका आकार अत्यंत छोटा है, और आप ये जानते हैं कि जो अत्यंत छोटे कण होते हैं वो किस रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, वे नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। इस अवस्था में पार होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनसे उनके रास्ते में आने वाले ये जो सल्फर के कण हैं ये अधिकतर नीले रंग को कर देंगे प्रकीर्णित। आप अनुभव कर पा रहे होंगे, आकाश का रंग नीला होने का कारण भी लगभग यही होता है। नीला रंग तो सभी ओर फैल जाएगा, यानी कि प्रकीर्णित हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि नीला रंग चारों ओर फैल चुका है। इस तरीके से जो नीला रंग होता है वो तो सभी दूर फैल जाता है। इस अवस्था में इस पात्र के किसी भी ओर से इस पात्र को देखने पर हमें इस पात्र के अंदर भरे हुए जल का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, क्योंकि प्रकाश तो इस तरफ से जा रहा है, सल्फर कणों के कारण वो प्रकीर्णित हो रहा है और प्रकीर्णित होकर के नीला रंग फैला रहा है। इसलिए अब इस पात्र के अंदर भरा हुआ जल जो है वो हमें नीला दिखाई देगा। किंतु पार जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो प्रकाश किरणें जब यहाँ पर अब एक दूसरे से एकत्रित होंगी या प्रतिच्छेद होंगी इस बिंदु पर, तो आपकी बार यह धब्बा जो थोड़े समय पहले हमें श्वेत दिखाई दे रहा था वह अब हमें कैसा दिखाई देगा? लाल। क्यों? क्योंकि अधिकतर नीला रंग प्रकीर्णित होकर के फैल गया है, और अब जब आगे बढ़ने वाली प्रकाश किरणों में जो रंग बचा है वो सिर्फ कौन सा बचा है? लाल। इसलिए जो धब्बा, जो पॉइंट थोड़ी देर पहले हमें श्वेत दिखाई दे रहा था वो अब हमें लाल दिखाई देगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये क्रियाकलाप है जो इस बात को साबित करता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ जानी चाहिए, याद रह जानी चाहिए। इस टॉपिक के बाद में चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम एक एक करके इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न जो हमारी किताब में हमें दिया हुआ है अभ्यास के रूप में, पेज नंबर 219 219 पर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, यानी कि हमारा मानव नेत्र जो होता है वो अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है और विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को आसानी से फोकस कर सकता है। इस कर पाने में सक्षम होने का जो कारण होता है, हमें 4 ऑप्शन है। पहला है जरा दूरदृष्टिता, दूसरा है समंजन, तीसरा है निकट दृष्टि, चौथा है दूरदृष्टि। तो चूंकि जरा दूरदृष्टिता, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि तो अपने आप में दृष्टि दोष है, और ये तो एक खासियत हो गई हमारे अभिनेत्र लेंस की कि वो आसानी से दूर और पास रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। तो यह एक खासियत है, एक विशेषता है जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन 2 यानी कि समंजन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हम आसानी से किसी भी वस्तु को फोकस कर सकते हैं, हमारे नेत्र आसानी से किसी वस्तु को फोकस कर सकते हैं। इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 ये है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो मानव नेत्र किस भाग पर? कॉर्निया पर। तो कॉर्निया तो सबसे बाहरी भाग होता है, परितारिका उसके पीछे होता है, पुतली उसके पीछे होती है या बीच में होती है, तो दृष्टिपटल सबसे अंत में होता है और यही वह पर्दा है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दृष्टिपटल या रेटिना इसका सही उत्तर होगा। तो दृष्टिपटल इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 की यदि हम बात करें तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, न्यूनतम दूरी, तो वह न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी है। अब अपन आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करवाता है? लेंस को कौन होल्ड करके रखता है जो उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करवाता है? तो वो होती है पक्षमाभी पेशियां, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहां पर पक्षमाभी द्वारा लिखा है, तो यही हमारा उत्तर है। तो ये
4 प्रश्न ऑप्शनल प्रश्न थे जिनमें हमें विभिन्न विकल्प दिए हुए थे। अब प्रश्न नंबर 5वें से हम एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तरों को हल करते हैं या प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। यह 5.5 डायोप्टर का मान जो है वह हमें धनात्मक दिया हुआ है और साथ ही साथ हमें निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस की आवश्यकता है और यह लेंस क्षमता हमको दे रखी है ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूरदृष्टि के लिए भी और निकट दृष्टि के लिए भी। तो हमें दोनों दृष्टि दोषों के लिए इसको हल करना है। आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हम लोग दोनों की फोकस दूरियां प्राप्त करते हैं। तो फोकस दूरी PF का जो मान होता है वो 1/P होता है। तो उस आधार पर यदि मैं फोकस दूरी निकालना चाहता हूं प्रथम लेंस की, यदि मैं प्रथम लेंस की फोकस दूरी निकालना चाहता हूं तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी निकलेगी 1/5.5। यदि मैं इसका दशमलव खत्म करता हूं तो मुझे यहां पर 10 मिल जाता है। मैं 5 से 11 और 2 बार इसे हल कर लेता हूं। जब मैं 11 से 2 को भाग लगाता हूं तो मुझे 0. जैसे 11 से 2 को भाग लगा रहे हैं तो 0.1 और उसके बाद 9 यानी कि लगभग 8, तो 0.18 का धनात्मक मान प्राप्त होता है। तो मुझे धन 0.18 मीटर फोकस दूरी प्राप्त होती है पहले वाले लेंस की यानी कि प्रथम लेंस की। यदि मैं बात करूं फोकस दूरी द्वितीय लेंस की, जो कि द्वितीय लेंस के लिए हमको फाइंड करना है, तो F बराबर फिर से 1/P होगा यानी कि 1/-1.5 माइनस चिन्ह को तो अपन आगे हल कर लेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15 यानी कि 2/3। 3 से 2 को भाग लगाते तो 0.666 बार आता है, हम उसको 0.67 लिख सकते हैं जिसका मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा और ये फोकस दूरी भी हमें मिलेगी मीटर में। तो धन 0.18 मीटर धन में और 0.67 मीटर ऋण में, ये हमें फोकस दूरियां प्राप्त हुई। उन्होंने बोला था कि दोनों की फोकस दूरियां प्राप्त करिए। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि दोनों की फोकस दूरियां प्राप्त कीजिए, तो इस प्रकार की फोकस दूरियां होगी। और यदि हमसे ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार की लेंस हैं, तो चूंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होने की स्थिति में यह एक उत्तल लेंस है, यह एक उत्तल लेंस है। और कौन सी उत्तल लेंस है ये? दूरदृष्टि दोष को संशोधन करने के लिए। और निकट दृष्टि दोष को संशोधन करने के लिए उपयोग की गई लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक थी, जिससे उसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक आई है। तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए उपयोग की गई लेंस कौन सी लेंस होगी? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो इस प्रकार ये हमारे दोनों उत्तर हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर आ गया है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता हमें प्राप्त करनी है। आइए हम इसे हल करते हैं। कुछ बातें जो हमें समझ लेनी है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित जो लेंस होता है उसे संशोधित करने के लिए जो लेंस प्रयोग में लिया जाता है वह अवतल लेंस होता है। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव बाईं ओर बनता है, इसलिए उसकी दूरी ऋणात्मक ली जाती है। इस अवस्था में हम प्रतिबिंब की दूरी को ऋणात्मक 80 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पर आपको ये समझ में एक और बात आनी चाहिए कि यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसलिए इसका दूर बिंदु अब अनंत नहीं रहा। अब इसका दूर बिंदु इसके नजदीक 80 सेंटीमीटर दूरी पर आ गया है। तो ये नए वाले दूर बिंदु की दूरी को ही प्रतिबिंब की दूरी माना जाता है, इसलिए मैंने v का मान यहाँ पर 80 सेंटीमीटर लिखा है। जबकि वस्तु तो कहीं भी हो सकती है, इसलिए हम वस्तु की दूरी को अनंत मान रहे हैं। हमें इस समय फोकस दूरी की आवश्यकता है, क्योंकि फोकस दूरी की सहायता से ही हम लेंस की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम फोकस दूरी को प्राप्त करने के लिए लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेंस सूत्र द्वारा 1/f बराबर 1/v का मान -80 माइनस 1/ अनंत 1/f बराबर हमें मिलता है 1/-80 और माइनस का 0। 1/-80 और 1/f आपस में बराबर हो गया, क्योंकि 0 को माइनस करने पर वही मान प्राप्त होगा। हम इन्हें यहीं के यहीं व्युत्क्रम कर देते हैं, तो हमें f का मान -80 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चूंकि यह फोकस दूरी प्राप्त हो चुकी है जो ऋणात्मक है, जो इस बात को इंगित भी करती है कि यह लेंस जो है यह अवतल लेंस है। साथ ही साथ यह दूरी सेंटीमीटर में है। सर्वप्रथम हमें इसे मीटर में बदलना होगा, क्योंकि लेंस क्षमता प्राप्त करने के लिए जो फोकस दूरी होती है वह मीटर में होनी चाहिए। तो हम इस 80 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना चाहते हैं तो हम इस 80 को 100 से भाग दे देते हैं। जब हम इसको 100 से भाग देते हैं तो हम एक 0 से एक 0 को क्या कर सकते हैं? कैंसिल। साथ ही साथ एक नीचे 10 लिखा हुआ है,
इसलिए ये -0.8 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमें फोकस दूरी का मान -0.8 मीटर प्राप्त हुआ। यदि अब हम लेंस की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं तो लेंस क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी कि P बराबर 1/-0.8। यदि हम इसका दशमलव खत्म करते हैं तो ऊपर हमें 10 मिलता है। हम 8 से इस 10 को भाग लगा देते हैं, सीधे भाग भी लगा सकते हैं और हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम पहले 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2 चौक 8 करके 2 पंजे 10 कर देते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पर हमको 1 मिलेगा जिसमें हम दशमलव लगाएंगे तो हमें 2.5 मिल जाएगा। तो हमें जो लेंस की जो फोकस जो क्षमता प्राप्त हुई वो -1.25 डायोप्टर प्राप्त हुई है। यह लेंस की क्षमता ऋणात्मक प्राप्त हुई क्योंकि यह लेंस अवतल लेंस है, क्योंकि यह लेंस अपसारी लेंस है। तो इसलिए इस प्रकार हमने सभी उत्तरों को प्राप्त किया। अगर मैं इस लेंस की प्रकृति की बात करूं तो यह लेंस जो है एक अवतल लेंस है और इसलिए यह एक अपसारी लेंस है। तो ये इस प्रकार इसका जो हल है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7वें को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वें में हमें दूरदृष्टि दोष के बारे में कहा गया है। क्योंकि निकट बिंदु दूर जा चुका है और निकट बिंदु की दूरी को ही प्रतिबिंब की दूरी माना जाएगा और यहाँ प्रतिबिंब आभासी बनता है जो लेंस के बाईं ओर बनता है, इसलिए हम उसकी दूरी को ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक 1 मीटर। दूसरी बात, हमें बिंब की दूरी को तो 25 सेंटीमीटर ही मानना है जो निकट बिंदु होता है, और 25 सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में बदलता हूँ तो मुझे -0.25 मीटर मिलता है। माइनस चिन्ह वस्तु की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और वस्तु जो है वो बाईं ओर मानी जाती है, इसलिए हम उसकी दूरी को ऋणात्मक लेंगे। हमें यहाँ पर फोकस दूरी प्राप्त करनी है। हम यहाँ लगा देते हैं लेंस सूत्र। तो जब हम यहाँ पर लेंस सूत्र लगाते हैं तो हमें मिलता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ हम समस्त मानों को रखते हैं। 1/v का मान हमारे पास -1 है, माइनस 1/u का मान हमारे पास -0.25 है। जब हम इसको हल करते हैं तो -1/1 हमें -1 प्राप्त हो जाता है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है और 1/0.25 प्राप्त होता है। जब हम इसका दशमलव खत्म करते हैं तो हमें ऊपर 2 शून्य मिलते हैं और इस अवस्था में हम 25 से 100 को 4 बार कैंसिल कर सकते हैं। -1 धन 4 हमें प्राप्त होता है। ये सब चल रहा है 1/f के बराबर और 1/f का मान हमें फाइनली प्राप्त हो रहा है। यहाँ हमें 1/f का मान लिख देता हूँ। धन के 4 में से ऋण का 1 जाएगा तो हमें धन का 3 मिलेगा। तो 1/f का मान यहाँ पर 3 है, जिससे हमें f का मान मिल जाता है 1/3। तो फोकस दूरी हमें 1/3 मीटर प्राप्त हुई है यहाँ पर। और यह फोकस दूरी मैं दशमलव में इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंस की क्षमता प्राप्त करनी है, तो मैं इसे दशमलव में लाने के बजाय सीधे लेंस की क्षमता इससे प्राप्त कर लेता हूँ। तो लेंस की क्षमता जो है वो मुझे यहाँ पर प्राप्त होती है। मैं जानता हूँ लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर हो गया 1/f का मान है हमारे पास 1/3। जब एक के बटे में अगर कोई मान होता है तो वह घूम करके ऊपर आ जाता है, जिससे हमें 3 डायोप्टर इस लेंस की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो ये इस लेंस की क्षमता है जो कि 3 डायोप्टर है और इस आधार पर हमें, और इसका मान धन का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लेंस कौन सी है, उत्तल लेंस है, और इसलिए हमें इसका मान जो है वो 3 डायोप्टर इसकी लेंस की क्षमता का मान प्राप्त हो रहा है। तो यह है लेंस की क्षमता और इसकी जो प्रकृति है वो यह है कि यह लेंस उत्तल लेंस है, यानी कि एक अभिसारी लेंस है। आइए अब अपन करते हैं अगले प्रश्न को। आइए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8वां है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। प्रश्न नंबर 8वें का उत्तर हमें वर्णनात्मक रूप में लिखना है, इसलिए मैं इसे बोल देता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिएगा। चूंकि ये प्रश्न ये है कि हम 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अतः 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को देखने पर मानव नेत्रों में तनाव महसूस होता है या तनाव का अनुभव करते हैं। इस कारण से 25 सेंटीमीटर से नजदीक या करीब रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। बस इतना आपको अपने उत्तर के रूप में शामिल कर लेना है। यह प्रश्न नंबर 8वें के उत्तर के रूप में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप सारे प्रश्न वर्णनात्मक हैं तो हमें एक एक करके सभी प्रश्नों का विवेचन कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वह कुछ इस प्रकार है कि जब नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। तो आपको उत्तर ये लिखना है कि प्रतिबिंब की दूरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि नेत्र से कोई भी वस्तु कम अथवा अधिक दूरी पर रखी होने पर भी उसका प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर ही बनता है। अतः नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ रेटिना पर बनने की स्थिति में वस्तु चाहे कहीं पर भी रखी हो, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मैं इसको सिर्फ उत्तर बोलूं तो आप लोग अब पॉज करते हुए इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करते हुए, कि नेत्र से वस्तु चाहे पास हो चाहे दूर रखी हुई हो, उसका प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा अपने रेटिना या दृष्टि पटल पर ही बनता है। अतः
नेत्र के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी पर कोई असर नहीं पड़ता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह आपको अपने उत्तर में लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वैसे हम इसको वीडियो के माध्यम से समझ ही चुके हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यदि बात करूं उत्तर की, तो आप अपनी किताब के पेज नंबर 218 पर, पेज नंबर 216 पर बीचों बीच वाले पैराग्राफ में एक शब्द को ढूंढ लेंगे कि चूंकि तारे बहुत दूर हैं। यहां से आपको इसका उत्तर लिखना है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता है क्रमिक अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश किरणें जब आती तो क्रमिक रूप से अपवर्तित होती हैं, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती है, यानी कि बदलती रहती है। तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती है, यानी कि कम अथवा ज्यादा होती रहती है। और इस प्रकाश की मात्रा के कम अथवा ज्यादा होने की परिस्थिति को ही हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो यही टिमटिमाहट का प्रभाव होता है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार किताब में से ही लिख देना है। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो जो पिछला प्रश्न था उसका उत्तर के नीचे ही उसी पेज पर आपको अगले पैराग्राफ में इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। स्वयं प्रश्न के रूप में लिखा हुआ है, उसके बाद इसका उत्तर भी है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है, उन्हें बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है या उन्हें बिंदु स्रोतों का समूह माना जाता है। तो यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें या समूह मान लें, तो बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 हो जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि चूंकि ग्रहों से आने वाली बहुत सारी प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित होती हैं, तो कोई ना कोई एक प्रकाश किरण हर क्षण हमारे नेत्रों तक आ ही जाती है। इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, बल्कि सिर्फ चमकते हुए दिखाई देते हैं। वे एक सा प्रकाश हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर या कमरों के अंदर जलने वाला बल्ब हमें प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। इस प्रश्न का उत्तर पेज पलटते ही पेज नंबर 219 पर आपको सबसे ऊपर से प्राप्त होगा कि क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। तथापि सूर्य ठीक सिर के ऊपर यानी कि ऊर्ध्वस्थ हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा, यानी कि सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य के द्वारा आने वाली प्रकाश किरणों को अधिक दूरी तय करना पड़ती है और वायुमंडल की विभिन्न मोटी परतों से होकर गुजरना होता है। क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, नीले प्रकाश तो पूरी और सभी दूर वायुमंडल में फैल जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है और अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लाल रंग का होता है। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि लाल प्रतीत होता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। तो अंतिम प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुन लीजिए। चूंकि अंतरिक्ष का रंग ही काला है, अंतरिक्ष का कोई रंग नहीं होता, तो हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि अंतरिक्ष के अंदर या अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने की दशा में सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, तो किसी भी रंग का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होगा। और चूंकि किसी भी रंग का प्रकाश अंतरिक्ष में प्रकीर्णित नहीं होता, इसलिए हमें अंतरिक्ष का रंग काला ही दिखाई देता है, या किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला ही दिखाई देता है। इस प्रकार इस चैप्टर के जो भी हल किए जाने वाले प्रश्न थे वो बोर्ड पर, और जो भी थ्योरेटिकल यानी कि उत्तर विवरण देने वाले उत्तर थे उनकी हमने बातचीत या चर्चा कर ली है। यह चैप्टर हमारा इसी भाग के साथ में समाप्त हो जाएगा। हम अगले भाग में, अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।